2024 में लोकसभा का बड़ा रण होने वाला है। इस रण में एनडीए का सीधा मुकाबला इंडिया अलायंस से है। लेकिन इस रण से पहले केंद्र सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। इस चुनावी माहौल में देश और दिल्ली का सियासी पारा उबाल पर है। अब ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने की कवायद तेज हो गई है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन अब ओपीएस को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर संगठन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 3 नवंबर को भारी तादाद में जुटने का ऐलान भी कर दिया है। संगठन ने केंद्र सरकार के सामने रखी जाने वाली मांग की लिस्ट भी तैयार कर ली है, जिसमें से पहली मांग एनपीएस को खत्म करके ओपीएस बहाल हो, और दूसरी मांग केंद्र सरकार में खाली पदों पर भर्ती हो, तीसरी मांग निजीकरण पर केंद्र सरकार रोक लगाए, और चौथी मांग है 8वें वेतन आयोग का गठन हो। पांचवी मांग कोरोना काल के डीए का एरियर जारी हो। इन तमाम मांगों को लेकर एक बार फिर तमाम सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ लामबंद होने जा रहे हैं। 3 नवंबर को रामलीला मैदान में शैक्षिक महासंघ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ प्राथमिक शिक्षक संघ 1160 के साथ तमाम संगठनों का समर्थन होगा। पुरानी पेंशन प्रमुख मांग है। कर्मचारियों की प्रबल मांग पुरानी पेंशन है। अभी हाल ही में दिल्ली में रामलीला मैदान में ही अटेवा के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आपको तमाम मेहमानों से, पैनल से अवगत करा दें, परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में गोपाल कृष्ण अग्रवाल शामिल हैं। कांग्रेस को ज्योति कुमार सिंह रिप्रेजेंट करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से कपिल श्रीवास्तव हैं। आरएलजेपी की तरफ से संजय शराफ हैं, और शिक्षक संघ के जनरल सेक्रेटरी अनिल यादव भी इस चर्चा में शामिल हैं। और मेरे साथ में 2 सहयोगी बने हुए, राजीव रंजन और मानव श्रीवास्तव। शुरुआत मानस में आपसे कर लेता हूं, क्योंकि अब पुरानी पेंशन जो है एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता हासिल करनी है तो यूपी से होकर वो रास्ता गुजरता है। तो सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठाया था विधानसभा चुनावों में, पुरानी पेंशन हम लागू कर देंगे अगर हमारी सरकार नहीं बनी। लेकिन अब लोकसभा चुनावों से पहले क्या ये ओल्ड पेंशन मुद्दा यूपी में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? मानस, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रवि, ये सवाल क्या हाँ मानस, पूछा आपसे ही है मानस। जी बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है। जी बिल्कुल रवि, देखिए कि बहुत बड़ा मुद्दा बना है 2022 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कहे जब अखिलेश यादव ने इसको अपने संकल्प पत्र, अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था, और शायद यही वजह भी है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी, सबसे बीजेपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सियासी दल के तौर पर या सियासी ताकत के तौर पर अखिलेश यादव उभरे भी। देखिए, उसके बाद से 2022 के बाद से इस मांग ने बहुत तेजी पकड़ी, और लखनऊ में आपको याद होगा कि एक रैली हुई थी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से, जिसमें न केवल उत्तर प्रदेश के जो तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, विभाग थे, उनके कर्मचारी, बल्कि सेंट्रल के भी, और खास तौर से इसमें जो रेलवे की यूनियन थी उसने भी उसकी भी शिरकत थी, और शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में हजारों की तादाद में रेल कर्मचारी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन उस वक्त बात नहीं बन पाई, और जब मुख्यमंत्री से पूछा गया था कि क्या वो पुरानी पेंशन लागू करने वाले, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यूपी के सदन में मना कर दिया था। उसके बाद आपने देखा कि एक रैली अगस्त में हुई जो दिल्ली में हुई थी इसी संयुक्त परिषद के बैनर के तले। उसमें भी लाखों की तादाद में कर्मचारी उमड़े थे, और अभी पिछले महीने ही अटेवा ने एक रैली की रामलीला मैदान में ही ये कहा गया कि अन्ना के आंदोलन के बाद अगर उस रामलीला मैदान को कोई भर पाया तो वो संगठन था जो पूरे देश से जिसने भीड़ वहां पर जमा की थी। और न केवल रामलीला मैदान बल्कि उसके आसपास के इलाकों में भी लोग बताते हैं कि बड़ी तादाद में जो राज्य कर्मचारी थे, जो देश के अलग अलग राज्यों से आए थे, वो उसमें शामिल हुए थे। लेकिन उस पर भी देखिए कि कोई अभी तक कोई सकारात्मक जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया। अब देखिए, जो डिमांड है वो किसी स्टेट के सीएम से नहीं है। उत्तर प्रदेश के अगर लिहाज से बात करें तो जो तमाम संगठन है
वो ये कह रहे कि इसमें केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए और केंद्र सरकार इसमें पहल करे और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे। तो अब नवंबर में एक बहुत बड़ी रैली होनी है 3 नवंबर को, और उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो तमाम एम्प्लॉइज हैं, उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स के जो तमाम संगठन हैं, वो एक साथ मिल करके 3 नवंबर को दिल्ली में एक रैली करने जा रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी जी है, उनसे बात हुई तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप इसमें शिरकत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी वो 3 रैलियां वो लोग कर चुके हैं पहले से ही, लेकिन इस रैली को भी वो समर्थन करेंगे और उनके लोग इसमें शामिल होंगे। तो एक तरीके से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की भागीदारी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। लाखों लाख कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में, करीब 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी, उसके अलावा शिक्षक है और उनकी तादाद बहुत बड़ी है। और अगर हम एक यूनिट माने, एक परिवार में अगर हम 4 वोट भी मानते हैं तो ये संख्या 1 करोड़ से भी कहीं ज्यादा निकल जाती है। और एक बात आपको और बताता चलूं रवि, कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, सरकारी कर्मचारियों ने बड़ी तादाद में अखिलेश यादव को सपोर्ट किया था। बहुत सारी सीटें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐसी थी जो 1000 से भी कम अंतर से समाजवादी पार्टी हारी थी। तो पूरी ताकत है और इंडिया गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश के लिहाज से अपने साझा संकल्प पत्र में, इस बात को मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इसमें इस बारे में बात की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, वो पुरानी पेंशन स्कीम को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपने जो साझा घोषणा पत्र होगा उसमें इसको शामिल करेंगे। ठीक है, देखना यह है कि अब ये कितनी बड़ी चुनौती बनता है बीजेपी के लिए, एनडीए अलायंस के लिए। राजीव हमारे साथ बने हैं। राजीव, आपसे मैं समझना चाहूंगा, एक तरफ क्योंकि इस वक्त देश में मंडल कमंडल की बहस जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन ये ओपीएस जो दिख नहीं रहा है, जो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, सुर्खियों में नहीं है, लेकिन 1 अक्टूबर को जो रैली हुई थी उसने ये बताया कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ये मुद्दा बड़ा बन सकता है जब चुनाव आएंगे, क्योंकि कांग्रेस के जिन राज्यों में सरकार है लगभग वहां पे पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है। क्या ये लड़ाई, जिस तरह से कई कर्मचारियों ने राज्यों के लेवल पे इस लड़ाई को जीता है या सरकारों से मनवाई है, क्या केंद्र सरकार के लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये लड़ाई उतनी आसान है और क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? देखिए रवि, जो आपने कहा कि अभी ओपीएस का मामला दिख नहीं रहा है, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि दिखाया भी नहीं जा रहा है। आप समझिए, जो मानस जो बात कह रहे थे, मैं खुद उस ओपीएस की जो रैली हुई थी 1 अक्टूबर को, मैं खुद उस रामलीला मैदान में था और पिछले 22-23 वर्षों से तकरीबन रामलीला में सारे रैली, धरना प्रदर्शन जो भी बड़े लेवल का हुआ है, मैं वहाँ पर गया हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसा मानस ने कहा कि अन्ना आंदोलन के समय उससे कहीं ज़्यादा भीड़ ओपीएस को लेकर सरकारी कर्मचारियों की रैली में थी। जितने लोग रामलीला मैदान में थे उससे ज़्यादा लोग दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर थे। बहुत ज़्यादा धूप थी और बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आए हुए थे। इससे ये पता, और दूसरी बात, ये स्वतः स्फूर्त था, एक कॉल थी जो आपस में की गई। आपने देखा होगा कि इसका कोई बहुत प्रचार प्रसार नहीं था कि रामलीला चलो, ऐसे बैनर पोस्टर लगे हों। इसमें शिक्षकों ने, सरकारी कर्मचारियों ने आपस में चंदा लगाकर बसें की थी और एक जिले से, 2 जिले से, 10 विद्यालय से मिलजुल करके एक जगह हो करके खुद से आए हुए थे। और कोई आटेवा के बैनर तले हुआ जरूर था, लेकिन वो बहुत संगठित तरीके से नहीं था। ये स्वतः स्फूर्त था, लोग अपनी मर्जी से अपने कॉज के लिए, अपने कारण के लिए आए थे। दरअसल उसकी मूल बात यह है, और अगर आप देखेंगे, जहाँ तक मैंने देखा कि ओपीएस की डिमांड के लिए जो लोग आए थे उसमें 60% से ज़्यादा, अगर मैं कहूँ तो शिक्षक वर्ग से थे, तो गलत नहीं होगा। ये देश के शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारी कर्मचारियों में शिक्षक ही एक ऐसा है जिसको सरकारी कर्मचारी होने के दूसरे फायदे, जिसको अक्सर से लोग कहते हैं, वो फायदा उसको नहीं मिलता और वो पूरा जीवन अपना वेतन पर ही निकालता है और उसके लिए एक उम्मीद की किरण पेंशन रहती है। इसलिए शिक्षकों में कुछ और ज़्यादा बेकरारी, बेचैनी है। दूसरी बात, 2004 के बाद जो लोगों ने नौकरी ज्वाइन की 1 अप्रैल 2004 के बाद, उनको नई पेंशन का लाभ मिलेगा, पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो हुआ ये है, अगर 2004 से 23 आप देख लें, 19 साल, तो अगर कोई व्यक्ति 41 साल का और कहीं अगर रिटायरमेंट की उम्र 58 साल हो, तो वो व्यक्ति 39 साल की उम्र में
39 या 41 साल का जो व्यक्ति नौकरी पे आया होगा वही रिटायर करेगा तो उसकी पेंशन का पता चलेगा। आपको पता है कि इस उम्र में सरकारी कर्मचारी तो बहुत नॉमिनल होते हैं, कहीं कहीं एक दो लोग रिटायर हुए तो किसी को 700 किसी को 1700 जब पेंशन आई तब ये जो नए कर्मचारी हैं नई पेंशन वाले तब इनकी नींद या इनकी तंत्रा टूटी और तब ये बेचैन हुए कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सबको ये मालूम था कि नई पेंशन बाजार से जुड़ी हुई है, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है, तो इसका लाभांश इसका हिस्सा पुरानी पेंशन से कहीं अच्छा हो सकता है। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, लेकिन इसका जब इफेक्ट लोगों को पता चला, जब ये लग रहा है कि इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, इसका कोई पता नहीं है, तब शिक्षक वर्ग से लेकर सरकारी कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन को लेकर एक अलग तरह की बात है। अभी आपने देखा इतनी बड़ी रैली हुई थी, उसकी बहुत चर्चा इसलिए भी नहीं हुई कि मीडिया में कवरेज भी उस तरह का नहीं था और कोई बड़ा राजनीतिक व्यक्ति जिसने वहां जाकर के कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे विवाद खड़ा हो जाए। अक्सर जो चीज़ विवाद में पड़ती है हमारी दृष्टि उसी तरफ जाती है। ये बेचारे सरकारी कर्मचारी हजारों बसों में भर के लाखों की संख्या में 20 राज्यों से आए, किसी एक राज्य से नहीं, और वो चुपचाप धरना रैली प्रदर्शन करके वापस चले गए और इसकी चर्चा बहुत नहीं हुई। हालांकि हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, न्यूज़ 24 ने व्यापक कवरेज दी थी दिन में भी और शाम को भी। तो अभी क्या मामला है, अब शिक्षकों को ये लगने लगा है, सरकारी कर्मचारियों को ये लगने लगा है कि अब चुनावी मौसम आया है, एक धक्का और दो, एक रैली और करो, एक अपनी ताकत का प्रदर्शन इजाफा करो, पूरा डंका पीट के करो, तो इसके बाद कहीं न कहीं सरकार पर एक दबाव पड़ेगा। ये सरकार को प्रेशर में लेने के लिए, जिसको प्रेशर टैक्टिक्स कहते हैं, और उस समय 3 नवंबर को 5 राज्यों के चुनाव होने को होंगे 10, 12, 15 दिन बाद, तो हो सकता है सत्तारूढ़ दल पर इसका दबाव पड़े और वो पुनर्विचार करे। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी रणनीति यही है। हालांकि किसी भी केंद्र सरकार के लिए पुरानी पेंशन का ऐलान करना, विपक्ष में रह के कहना तो अलग बात है, और जिन राज्यों ने अभी पेंशन देने की बात की है, कांग्रेस शासित या विपक्ष के शासित राज्यों की, वो आगे PFRDA जो अथॉरिटी है, अगर उन्होंने पैसा रिलीज नहीं किया और इसका प्रावधान उस अथॉरिटी के बनते वक्त नहीं था कि वो राज्यों को पैसा वापस भी कर सकते हैं जो पैसा सरकारी कर्मचारियों के वेतन से कटा है, तो फिर इन राज्यों के लिए पुरानी पेंशन को लागू करना और उनके राजस्व रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कई राज्यों का राजस्व 10 गुना पिछले 20 वर्षों में पेंशन की वजह से बढ़ा है। अगर अग्निवीर को आप देखें, अग्निवीर योजना भी इसीलिए लाई गई थी कि देश में सेवानिवृत्त सेना के अधिकारियों और जवानों और जो सेना के लोग हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, पेंशन के मद में इतना ज़्यादा पैसा जा रहा है कि अब कोई भी सरकार इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। और आज की उदारवादी जो अर्थशास्त्र है, जिसको लिबरलिज्म कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सरकारें इस स्थिति में नहीं होती कि वो भार सहन कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सरकार के लिए मुश्किल बात है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने, मुझे पक्का यकीन है कि अब वो दबाव बनाने की रणनीति बना ली है और 1.5 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का मिला के 1.5 करोड़ से ज़्यादा संख्या उनकी बैठती है। तो ये किसी भी सरकार के लिए इतना आसान नहीं कि उनकी आवाज़ को अनसुनी करें। ठीक है राजीव, हम कोशिश करेंगे कि इस चर्चा में हम दोनों पक्ष को जाने, सरकार का पक्ष क्या है और कर्मचारियों का पक्ष क्या है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी आपसे मांग कर रहे हैं कि भाई एनपीएस से हमारा मामला नहीं चलेगा रिटायरमेंट के बाद, तो दिक्कत क्या आ रही है केंद्र सरकार को, क्यों लागू नहीं हो पा रही है ओल्ड पेंशन स्कीम? इस मांग को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? गोपाल जी, अपने अनम्यूट करिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, अनम्यूट करिए सर। हाँ, सॉरी रवि जी, आप ठीक है सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है आम जनता के लिए, बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए, और अब इवन कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसको सरकार को इसको गहराई में जाके देखना है। और इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी भी सेटअप की है कि वह कमेटी इसके सारे पक्षों में जाके देखे। मैं विपक्ष जो इस आंदोलन को हवा देने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले समय में अपने मैनिफेस्टो में इसको रखेंगे, उनसे एक ही प्रश्न है कि जब 2010 में तो आपकी सरकार थी,
तो आपने यह चेंज तो आपने किया ना, तो उस समय क्यों चेंज किया? क्यों ओल्ड पेंशन को स्कीम को हटा के नई पेंशन स्कीम आप लेके आए? तो बात यह है कि उस समय की उस पहलुओं को, उस समय के उन कारणों को, उस समय की आर्थिक स्थिति को या अभी की आर्थिक स्थिति को बिना जाने आप कोई एक्शन लेते हैं और अपोजिशन में आके आप वोट के लिए लोगों को बरगलाने का काम करने का प्रयास करते हैं। और इस सबसे बड़ी बात है कि हमें क्यों दिक्कत होगी इसको ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने? कोई बात नहीं, आर्थिक व्यवस्था को देख के आगे बढ़ा जाता है कि यह सरकारी कर्मचारी और उसके लिए आवश्यक है, मानते हैं, लेकिन केवल देश के सारे संसाधनों को सभी के हिसाब से देखना है। सरकार के संसाधनों को सबसे पहले तो अपोजिशन ये बताए कि इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को क्यों हटाया। जब इसका जवाब मिलेगा तो चर्चा आगे बढ़ेगी, नहीं तो ऐसे तो बात है अभी प्रॉमिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो सरकार तो पूरी तरह से इस चीज के लिए सभी पहलुओं को जांच करेगी, निर्णय लगेगा देश के हित में, समाज के हित में, अर्थव्यवस्था के हित में, और जो सरकार के रिसोर्सेज के अंतर्गत जो भी इसके आगे के रास्ते हैं उनको देख के करेगी। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात अपोजिशन की एक और बड़ी बरगलाने की और झूठ बोलने की बात लगती है। जैसे राजस्थान और कई स्टेट्स कह रहे हैं कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी और केंद्र से कह रहे हैं कि तुम पैसा दे दो। अरे जो पैसा आपने कानून के अंतर्गत केंद्र में कंसोलिडेटेड फंड में चला गया और वो वित्त मंत्रालय के पास जो पैसा नहीं है ऑलरेडी, उसको आप कहते हो कि जनता को तो कहते हो कि हम आपको वो कर देंगे लागू, और फिर केंद्र सरकार से मांगते हो जबकि केंद्र सरकार के पास वो पैसा नहीं है। तो ये जो झूठ बोलने की राजनीति है, बेवकूफ बनाने की राजनीति है, जनता को बरगलाने की राजनीति है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है इस देश में। आज 2010 में क्यों हटाई, फिर उसके बाद आज जब के लोगों को झूठा प्रॉमिस कर रहे हो कि हम वापस लेके आ जाएंगे, उसके लिए अध्ययन नहीं कर रहे कहां से कैसे होगा। फिर तीसरा, आप स्टेट्स में अनाउंस कर रहे हो वोट जहां पे इलेक्शन है और उसमें कह रहे हो कि केंद्र से पैसा मिल जाएगा, और जबकि वो केंद्र से पैसा मिलने का कोई प्रावधान कानूनन है ही नहीं। ठीक है, वो पैसा ऑलरेडी एनपीएस ट्रस्ट पता चल चुका। लेकिन गोपाल जी, आप कह रहे हैं कि 2010 में इन्होंने हटाया, लेकिन आपको लगता है कि अगर ये फैसला गलत है, सरकारियों के हक में नहीं है, तो अब आपकी सरकार को भी 10 साल हो गए हैं, आप इसको लागू कर दीजिए। वित्त मंत्री ने बजट में कहा था, अब नवंबर शुरू होने वाला है, अभी तक कोई फैसला, कोई इसको लेकर रिपोर्ट सामने नहीं आई है। आप भी तो सस्पेंस बना के रखे हुए हैं ना? नहीं, हमने सस्पेंस नहीं बनाया हुआ। अभी न्यू पेंशन स्कीम लागू है। जो 2010 में बदलाव हुआ था वह उसके अनुसार सारे देश के लोगों ने डिसीजन लेके, वित्त मंत्री ने उस समय के डिसीजन लेके एक बहुत बड़ा रिफॉर्म के रूप में इस चीज को रखा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रूप में न्यू पेंशन स्कीम को रखा था, और उसके प्रावधान लागू है। अब ये कह रहे हैं कि वापस ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना चाहिए, कुछ लोगों की मांग है, जरूर मांग कर सकते हैं, सबका हक है इस देश में, प्रजातंत्र में, कि हमारे लिए, और मैं मानता हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हो सकती है बेटर हो सारे सरकारी कर्मचारी के लिए, लेकिन यह भी तो देखना पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था का वो कैसे, उसके ऊपर असर पड़ेगा, बाकी सेक्शंस के ऊपर कैसे असर पड़ेगा। लेकिन गोपाल जी, अर्थव्यवस्था की चिंता जब आप करते हैं, लेकिन चाहे केंद्र सरकार हो कोई भी सरकार हो, कई योजनाओं में सरकारें रेवड़ियां बांट रही हैं, फ्री अनाज बांट रहे हैं, लेकिन ओपीएस के लिए पैसा नहीं है। तो ये कैसा तर्क है कि हाँ यहां पे हम फ्री चीजें दे सकते हैं, यहां पे हम सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन ओपीएस के लिए पैसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सरकार के जो रिसोर्सेज, आज मान लो 45 लाख करोड़ का एनुअल बजट है, उसमें से लगभग 75-70% तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में ही चल जाता है, डेट सर्विसिंग में जाता है, जो पिछली सरकारों ने गड़बड़ की है। स्टेट गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस ठीक नहीं रखते, तो सरकार को अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। अगर हम मुफ्त 80-90 करोड़ लोगों को राशन निःशुल्क दे रहे हैं 3 साल से कोविड के बाद, और 2 लाख करोड़ उसमें एनुअल लग रहा है, तो वो बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम लगाएं क्या? कहीं ना कहीं तो रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ेगा ना, व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रावधान करने पड़ेंगे, कानून के अंतर्गत उसको लाना पड़ेगा,
उसके लिए कमिटी बनाई है। ऐसे पब्लिकली अनाउंस करने से थोड़ी लागू हो जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम। एक प्रक्रिया के अंतर्गत एनपीएस लागू हुई थी, एक कानून के तहत एनपीएस लागू हुई थी, एक कानून के तहत अपोजिशन ने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया था, एक प्रावधान के अंतर्गत वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ट्रस्ट को ट्रांसफर हो गया, पर वित्त मंत्रालय के पास वो पैसा नहीं है, वो पुराना पैसा कहां से आएगा, कैसे, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी, तब होगा ना कोई चीज। ठीक है। अनिल यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी शिक्षक संघ के हैं। अनिल जी, जिस तरह से आपने सरकार का पक्ष सुना कि भी मांग तो की जा सकती है, हो सकता है कि आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन एक पक्ष सरकार का भी है, इसमें अर्थव्यवस्था किस तरह से चलानी है, वो फंड कहां से एकजुट करना है, तो क्या फॉर्मूला है आपका? आप मांग तो कर रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, लेकिन कोई फॉर्मूला है कि ये पैसा, इतना सारा पैसा कहां से आएगा? जी नमस्कार जी सबको। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, तो जब पुरानी पेंशन बंद हुई थी, पश्चिम बंगाल में लगातार पुरानी पेंशन चल रही है, कभी बीच में नहीं बंद हुई। तो क्या मैं ये जानना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था डमाडोल हुई और अन्य 4 स्टेट में पुरानी पेंशन लागू हुई है, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, और इन राज्यों की क्या अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई? और जहां तक जानकारी है कि पुरानी पेंशन जो स्कीम है, वो कर्मचारियों का जब वेतनमान लगता था, नया वेतनमान गठित होता था, तो हमारा 1%, आधा % जो पैसा कटता था, हमारे ही पैसे से हमें पुरानी पेंशन मिलती थी। तो हम ये अपील करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन अगर नेता हमारे चाहे जितने भी पक्ष विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, अगर वो 3 पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो हम कर्मचारियों का दर्द क्यों नहीं समझते? ये दोहरी व्यवस्था कैसी है? हम यह भी कहना चाहते हैं कि ये गांधी का देश है, और गांधी के देश में गांधी जी ने एक प्रमाण भी दिया था। एक महिला ने पूछा कि हमारा बच्चा गुड़ खाता है, तो उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद मैं इसको बताऊंगा। तो जब उन्होंने गुड़ खाना बंद कर दिया, तब उस महिला को बताया कि बेटा गुड़ मत खाया करो। तो हम तो निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि अगर पुरानी पेंशन कर्मचारियों का बंद हो रहा है, ये हमारे दर्द को समझना चाहते हैं, तो राजनीतिक जितने भी दल हैं जो 3 पेंशन ले रहे हैं, व्यवस्था क्या, न्यायपालिका, हर जगह पुरानी पेंशन है, हम कर्मचारियों का दर्द क्यों नहीं समझते? और हमें पुरानी पेंशन, ये तो मेरा हक है, भीख थोड़ी ना है, हम तो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, हमें ये मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक जब ये पुरानी पेंशन को बंद किया गया था और एनपीएस लागू किया गया था, उसके पीछे ये तर्क दिया गया था, कई देश की राज्यों की ऐसी सरकारें थी जहां पर 80% बजट, यानी सरकार की जितनी भी आय है उसका 80% जो खर्चा है वो सरकारी सैलरी और पेंशन देने में खर्च हो जाता था। यानी सिर्फ एक वर्ग जो सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, किसान हैं, उनके लिए क्या फिर ये भी तो एक है कि सारा खर्चा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर कर दिया जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं है, सरकारी कर्मचारी पर ही सारा पैसा खर्च हो रहा है। पुरानी पेंशन, हम तो इसका तर्क दे रहे हैं ना कि 5 स्टेटों में जो लागू है पुरानी पेंशन, क्या उनकी अर्थव्यवस्था डमाडोल हुई? यह तो राज्य सरकार के पास भी पूरा अधिकार है, राज्य सरकार के पास खजाना भी है, उसका पैसा भी है, और जो केंद्र सरकार तमाम तरह की योजनाएं लाती हैं, जिनको आप सब कहते हैं रेवड़ियां बांट रही हैं, तो उनके पीछे भी तो बहुत ज्यादा मत खर्च होता है। और हमारे रिटायर होने के बाद, कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उनकी क्या दशा है? और जब हम 30 साल 35 साल से सेवा करते हैं और रिटायर होने के बाद जो हमारा एक आसरा है वह खत्म हो जाता है। और यह तो केवल एक मुझे जहां तक लगता है कि यह तर्क सही नहीं है। ठीक है, आर्थिक बोझ ही पड़ता है। ठीक है। मैं ज्योति कुमार सिंह जी कांग्रेस की तरफ से हम इस चर्चा में शामिल हैं। ज्योति कुमार जी, आपने तो लागू कर दिया, ठीक है, गोपाल जी थोड़ा रिएक्शन दे दें आप, फिर मैं ज्योति कुमार जी के पास जाऊंगा। कि अनिल जी से अगर इनको ऑब्जेक्शन है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के एमपी एमएलए पेंशन ले रहे हैं, तो ये फिर ये मांग करें ना कि उनको बंद कर दे, उनको भी बंद करना चाहिए। वाकई मैं भी कहता हूं कि ठीक है, सबके साथ एक ही तरीके का होना चाहिए। जो लोग और ले रहे हैं इनकी मांग में फिर वो इंक्लूड करें ना, फिर या तो उनको भी बंद कर दो और या हमें भी दो। ठीक है, ज्योति कुमार जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि आपने घोषणाएं तो कर दी हैं, क्योंकि इस देश में देखा जा रहा है कि जिसके पास नंबर है,
जाति के कार्ड पे भी यही कहा जा रहा है कि ओबीसी के पास एक नंबर है तो जो उनके लिए योजना होंगी वो लागू होगी। सरकारी कर्मचारी भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन गया है। तो क्या सिर्फ ये नंबर को देखकर ये घोषणाएं की जा रही हैं, वादे किए जा रहे हैं, या वाकई में ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्यों के बजट के लिए खतरा है, राज्य सरकारों के लिए कि सरकारी स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, उनके लिए पैसा ना हो और सारा पैसा पेंशन और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पे चला जाए? सिर्फ घोषणाएं हो रही, कोई एक नियत फॉर्मूला है भी? देखिए रवि जी, जहां तक कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस की नियत अभी से नहीं, पहले से ही बहुत साफ है। इस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, सोनिया जी और कांग्रेस के और बड़े नेता और खासकर हमारे इंडिया के भी और अलायंस के भी जितने लोग हैं वो लोग भी बाद में सारे लोग इसके पक्ष में रहें। बात क्या है? बात यहाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए गवर्नमेंट है इसकी नियत क्या है? इसके जितने भी नीतिगत फैसले हैं वो कास्ट सेंसस के विरोध में है, गरीबों के विरोध में है, खिलाड़ियों के विरुद्ध में है, शिक्षकों के विरुद्ध में है, खिलाड़ियों से लेकर शिक्षकों, जहां फोटो सेशन की बात होती है, इवेंट की बात होती है, प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके हाल पर जब सोचना होता है, उनके सिचुएशन के बारे में सोचना होता है, तो ये सरकार हर वो मुकाम पर वो फेल रही है। आप देखिए आज यही स्थिति है कि आपको बताएं, ये सरकार के ही आंकड़े थे जिसमें अभी हाल में दिया गया था कि जो 5 लाख रुपया से जो कम कमा रहे थे हर साल में, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो हमारे किसान हैं उनके जो पर मंथ जो है सो वो 10,000 रुपया के आसपास, मतलब 1,20,000 के आसपास उनकी आय बन जाती है। उसके बारे में इनको सोचना नहीं है, घोषणाएं दुनिया भर की करनी है। कांग्रेस पार्टी जो बातें की अपने स्टेट में तो वो बोल रही है और कर भी रही है, और जितनी बातें कर्नाटक के इलेक्शन में हो चाहे हिमाचल के इलेक्शन में हो, जहां जहां इन्होंने बोला अपने उन बातों को पूरा किया और पहले ही कैबिनेट में पूरा किया। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे जयराम रमेश जी अभी देखिए उन्होंने बताया, अभी कल परसों उन्होंने बताया ये सरकार देखिए कैसी है कि अभी जो सरकार के करप्शन को उजागर करती है, जो अभी कैग वाले मामले में आयुष्मान भारत स्कीम पर कैग का जो रिपोर्ट आया और द्वारका एक्सप्रेस जो भारतमाला जो प्रोजेक्ट पर जो एक्सपोज किया गया, आपको पता है रवि जी, उस ऑफिसर को वहां से रिमूव कर दिया गया, उसको वहां से हटा दिया गया क्योंकि पार्लियामेंट वो टेबल कर दिया गया है। तो ये सरकार तो ऐसी है, तो कैसे किया जाएगा? जो सरकार सोचिए कि 45,846 लोगों का जो क्लेम है डिस्चार्ज के बाद एडमिशन की तारीख लिखता है, और जो 4,761 रजिस्ट्रेशन केवल 7 आधार कार्ड पर कर देता है, और 2,25,2.25 लाख केस सर्जरी तारीख डिस्चार्ज के बाद दिखाता है। बताइए इस सरकार की कहां तक सोचिएगा? तो लोग सब बात समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये किसानों के विरुद्ध है। अच्छा, बेरोजगारी की बात करें युवाओं की, 25 वर्ष के उम्र वालों की 42% जो है जानते हैं बेरोजगारी है। ये तो केवल जुमलों की सरकार है, इसको किसी से कुछ नहीं लेना है, किसी के बारे में। बेरोजगारी पे हम चर्चा डेली करते हैं, लेकिन सवाल ये पुरानी पेंशन को लेकर देखिए, मेरा तर्क सुनिए। अभी हिमाचल प्रदेश में ये पुरानी पेंशन स्कीम लागू हुई है, लेकिन आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पे 70,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, और अगर सरकारी अभी हाल में ये खबर आई थी कि वहां कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है और केंद्र सरकार से मांग उठाई जा रही कि हमारा पैसा दो, तो पैसा राज्य सरकारों के पास है नहीं। घोषणाएं आप कर देते हैं, वादे आप कर देते हैं, लेकिन इसको लेकर कोई, जो मैं कह रहा हूं कि शुरू से ही फॉर्मूला क्या होगा? घोषणाएं तो इस देश में कुछ भी की जा सकती हैं, फ्री बांटने की, कहीं की, लेकिन वो फंड कहां से जनरेट होगा? बहुत ही अच्छी बात आपने की। यही देश की जनता को सोचना है, कि अभी जो 50, जो पूरे प्रधानमंत्री केवल 50 और ये 3 गुना ज्यादा कर्ज प्रधानमंत्री ले लिए, अगर ये आगे भी कंटिन्यू कर गए तो इस देश का क्या कबाड़ा होगा। ये हिमाचल, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने पूरे स्टेट को खाली कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब आई है तो उस पर देखेगी, सोचेगी, उसकी पॉलिसी जो उसका जो इकोनॉमिक कैसे गेन करना है, कहां से करना है, उस पर
सबके ठीक है। हित में करके उसमें पैसा लाएगी। लेकिन भारत लोगों को समझना है, अभी जो 5 स्टेट में है वो भी समझ चुके हैं ये सरकार पूरे हिमाचल या आपके मध्य प्रदेश में भी जो सरकार मामाजी की सरकार है शिवराज की, उन्होंने भी खाली कर दिया है। उन्होंने अभी तो जानते हैं अभी उन्होंने क्या बोला, यही तो हो रहा है। यही तो ज्योति जी यही तो सवाल उठा रहे हैं कि घोषणाएं हो रही हैं, महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे, फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगी, लेकिन ये जनता का ही पैसा है, ये जनता का ही पैसा है, ये कहां यूज होना है, ये कहां यूटिलाइजेशन होना है, ये अपने आप में सवाल है। संजय शराफ हमारे साथ बने हुए हैं आरएलजेपी की तरफ से। संजय जी, सवाल ओल्ड पेंशन को लेकर बड़ा उठ रहा है, लेकिन ये सवाल एक तरह से जायज है। नेताओं को पेंशन मिल सकती है, एमपी को मिल सकती है, एमएलए को मिल सकती है, फिर एक सरकारी कर्मचारी को क्यों नहीं मिल सकती? देखिए रवि जी, इसमें कोई शक नहीं है कि 2010 में कांग्रेस ने जिस तरीके से बंद किया, मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था जब कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सेंसस की बात करते हैं, ये पेंशन देने की बात करते हैं, ये फ्री बिगीज की बात करते हैं। अभी इनके पास जितने स्टेट है, क्या इन सब स्टेटों में किया इन्होंने? सिर्फ झूठ बोलते हैं, नेशनल चैनल्स पर आकर खाली झूठ बोलते हैं, हमने ये किया, हम वो करेंगे। ये बताएं इनके पास क्या फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कुछ प्रोस्पेक्टिव इन्होंने प्रोसेस बना रखा है जो हम लोग इनसे वो ले लेंगे। हम एनडीए के माध्यम से गुजारिश करेंगे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के, अगर इनके पास कुछ है। वो है नहीं कुछ। राहुल बाबा आ जाते हैं, बोलते हैं मैं ये भी फ्री दूंगा, ये भी फ्री दूंगा। इकोनॉमिकल सेटअप देश का देखना है, हम लोग हर एक तैयार है। कौन नहीं चाहता है कि हमारे जितने भी सर्विस होल्डर्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जो 30 साल 35 साल, सही बात करा हमारे शिक्षक भाई जो बैठे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात की अनिल यादव जी ने, कि 30-35 साल के बाद में इसको आफ्टर इसकी क्या सिक्योरिटी है। ये सिक्योरिटी उस वक्त ना देखी थी 2010 में जब इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की, और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। हम चाहते हैं इन सब चीजों पर हम सबको। संजय जी, आप इकोनॉमिक सेटअप की बात कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक सेटअप की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल शुरू में यही तो था कि भाई जब एमएलए को पेंशन दी जाती है, मंत्रियों को कई सुविधाएं दी जाती हैं, बड़े बड़े बंगले दिए जाते हैं, तब ये सेटअप नहीं देखा जाता। तब एक सरकारी कर्मचारी अपना हक मांगता है रिटायरमेंट के बाद, तब आपके सामने वो इकोनॉमिक सेटअप सामने आ जाता है। नहीं रवि जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। हम कह रहे हैं ना, हम तो खुलकर कह रहे हैं कि हमारे बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता है, उन्होंने भी खुलकर, गोपाल जी ने बोला कि हम लोग सब इसमें एक प्रॉपर कमेटी बनी है, उस कमेटी के माध्यम से इस पर प्रॉपर डिस्कशन डिबेट हो रहा है, अंदर काम हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी इनके अगेंस्ट में है, हम सब लोग इनके फेवर में। अब बीजेपी के साथ में इलेक्शन को देखकर संजय जी, वित्त मंत्री ने बजट में इसकी चर्चा की थी कि हम इसको लेकर कमेटी बना रहे हैं। अभी नवंबर आने वाला है, तो कब वो आएगा? 2024 में चुनाव है और ये बड़ा मुद्दा आपके लिए बन सकता है। आपके माध्यम से रवि जी, मैं आज आपके माध्यम से कांग्रेस के प्रवक्ता से ये गुजारिश करना चाहता हूं, क्या वो आज से पूरे देश में जितने इनके एमपीज और एमएलएज हैं वो सरेंडर करेंगे अपना पेंशन? मैं आज आपके माध्यम से इनको सवाल करना चाहूँ। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी फ्री देंगे। हम क्या शिक्षकों के साथ में ये खड़े रहेंगे? ये पूरे देश में यही राहुल गांधी और सोनिया गांधी बोले कि देश में जितने एमएलए हैं, इनके विधायक हैं, जितने एमपीज है पार्लियामेंट में, वो अपनी सरेंडर करेंगे अपनी सैलरीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ दीज। और जितने शिक्षक है हमारे, जितने हमारे ठीक है, मैं जवाब लूंगा, मैं इंडिया अलायंस के जवाब लूंगा। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से। कपिल जी, आपसे जवाब चाहूंगा। जिस तरह से एक तो इनकी बात पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि आप तभी खड़े हो सकते हैं जब आप अपनी खुद की पेंशन छोड़ सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठाया था विधानसभा चुनावों में, इसकी घोषणा की थी कि भैया हम जो है ओल्ड पेंशन लागू करेंगे अगर समाजवादी पार्टी की सरकार है, लेकिन विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा नहीं चले था। तो आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि लोकसभा में यह मुद्दा छाया रहेगा? रवि भाई, सबसे पहली बात तो यह कह दूं कि हमारे जो दो प्रवक्ता है, एक भारतीय जनता पार्टी के और एक आरएलजेपी, दोनों लोगों ने नकारात्मक सोच का प्रदर्शन। इनसे आप सकारात्मकता की तो उम्मीद ही मत की। और ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप लोग कब सांसद और आप बनाए हुए हो, सबसे ज्यादा आपके ऊपर है। लेकिन हम तो ये नहीं कहते हैं कि आप छोड़ो, हम ये कहते हैं कि अन्य कर्मचारियों को दो, अन्य शिक्षकों को दो, जिनको पुरानी शिक्षक हमें उस समय मिलती थी जब हम आजाद हुए और हम अपने विकास के क्रम में अपनी सीढ़ियां चढ़ रहे। अरे हमारे लिए अच्छे दिन तो वही पुराने वाले दिन थे जिसमें पुरानी पेंशन भी मिलती थी। 35 साल 40 साल तक दो व्यक्ति अपनी जवानी को मां भारती के चरणों में कुर्बान करता था,
माँ भारती सरकार के माध्यम से उनकी बढ़ोतरी को सिक्योर किया करती थी और इसरो भी बनाती थी, DRDO भी बनाती थी, हिंदू HAL भी बनाती थी, भाभा एटॉमिक सेंटर भी बनाती थी, IIT भी बनाती थी, एम्स भी बनाती थी, CST भी बनाती थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बनाती थी, एम्स भी बनाती थी, रुड़की भी बनाती थी, IIT भी बनाती थी और 21 नेशनलाइज्ड बैंक भी बनाती थी। और आप इसको बेच रहे हो और कह रहे हो कि हम 5 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रहे हैं। 105 लाख करोड़ का केवल आपने 9 वर्षों में कर्ज उठा लिया और देश को कर्जखोर बना दिया। 14 प्रधानमंत्रियों ने मात्र 55 लाख करोड़ लिया और इतने इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जिसका नाम मैंने आपको लिया। अब आप जरा इनका सोचिए, 45 लाख करोड़ रुपए अगर हमारे देश का बजट है तो उसके केवल 3% पे आप कर्मचारियों को, आप शिक्षकों को, आप चाहे वो मंत्री हो चाहे सांसद हो, सबको आप वेतन और वो दे सकते हैं, पेंशन दे सकते हैं। लेकिन नहीं साहब, वो 3% आप पे बड़ा भारी पीट रहा है। और ये कितनी गलत बयानी कर रहे हैं। हास्यास्पद है कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने NPS को लाया था और OPS को खत्म किया था। ये कांग्रेस गवर्नमेंट को बार बार कह रहे हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने लागू जरूर किया लेकिन खत्म आपने किया था। आपने लागू करने की बात कही थी और ये कहा था कि ये ज्यादा पेंशन देगी अपने लोगों को। लेकिन जब ये परिणाम बुरा दिखने लगा तो हम लोग कर्मचारियों के साथ हैं, हम लोग अधिकारियों के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, हम पैरामिलिट्री के साथ हैं। मैं रवि भाई एक बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये न्याय निर्णय दिया है कि CRPF जैसी जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इनको भी सेना मानते हुए कि ये शहादत एक जैसी करते हैं, एक जैसा काम करते हैं, तो इनको भी पुरानी पेंशन दी जाए। उनको पुरानी पेंशन नहीं मिल रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने न्यायिक अधिकारियों के लिए कर दिया तो अब योगी जी ने जाकर के दिया है। इनकी कोई मंशा ही नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों को ये कोई पुरानी पेंशन दे। एक गलत बयानी गोपाल जी ने और की, उसको साफ कर दूं। इन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी बनाई है। अरे माफ कीजिएगा, आप लोग जुमलेबाज लोग हो। आप क्या कमेटी बनाए हो? आप NPS पे कमेटी बनाए हो कि कैसे इसमें और सुधार किया जा सकता है। बेसिकली हम लोग को अंतर्जाल लेना चाहिए। पुरानी पेंशन के अंदर तो GPF कटता था हमारे कर्मचारियों का, उसका और क्या बोलते हैं 10% मिला करके, और उसका जो सूद होता था वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में लगा। ठीक है कपिल जी, मैं जवाब ले लेता हूं। गोपाल जी, ठीक है गोपाल, सरकार कोई अपनी तरफ से नहीं देती थी। आज तो सरकार 14% की सैलरी से जो 10% का कटौती होता है, मैं 14% अपने पास से डाल के मार्केट के हवाले की बढ़ोतरी करती है। ठीक है, हो गया कपिल जी, हो गया आपका पॉइंट। मैं गोपाल जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ये गलत बयानी खुद कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। 2000 देखिए, यहाँ पे देश में सरकारी कर्मचारी हैं और प्राइवेट सेक्टर के भी कर्मचारी हैं। 2004 में जब हमारी सरकार थी, हमने NPS स्कीम लागू की थी, वॉलंटरी। प्राइवेट सेक्टर से कोई भी NPS में लेके, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी पेंशन की आवश्यकता लगती थी, तो हम लोगों ने एक ओपन स्कीम लागू की थी कि NPS एक स्कीम है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी उसके अंदर भागीदारी करके उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एक ट्रस्ट बना के, एक फंड बना के उसके अंतर्गत वह स्कीम्स को लागू किया था। और 2009-10 में इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को सरकारी कर्मचारियों के लिए हटाया था। तो यह कांग्रेस को जवाब देना है क्यों हटाया था। हमने NPS स्कीम को लागू किया था। NPS एक नया तरीके का एक ऑप्शन था जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी जा सकता था या वॉलंटरी था, सरकारी कर्मचारी भी जाना चाहे तो गोपाल जी, NPS लागू हुआ, लेकिन जो जितनी कंप्लेंट्स जब ये इसके इंपैक्ट देखने मिले, किसी को 1200 पेंशन मिल रही है, किसी को 2000 मिल रही है, किसी को 3000 मिल रही है, इसी के बाद तो ये आंदोलन खड़ा हुआ ना कि NPS का फॉर्मूला कर्मचारियों के लिए सही नहीं है। ये तो लागू होकर तो देख लिया NPS के बाद। नहीं रवि जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर हमने एक स्कीम लागू की थी जो कि प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिलनी चाहिए क्या पेंशन, उनकी भी तो चिंता करती है, उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? OPS में प्राइवेट सेक्टर है क्या, बताएं? ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में हमारे यहाँ कितने करोड़ों कर्मचारी हैं, वो बेचारे क्या करेंगे ओल्ड एज में? नहीं, लेकिन ये तो मानेंगे आप कि NPS में खामियां बहुत हैं, ये तो आपको मानना होगा, वो सरकारी कर्मचारियों के लिए सही नहीं है। देखिए, वो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है। OPS में सरकार सारा खर्चा वहन करती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट।
एनपीएस में भी सरकार और प्राइवेट स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन वह सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है। ग्लोबली आप देखिए कहीं भी पेंशन स्कीम सेल्फ फाइनेंसिंग ही हो सकती है। एक आदमी की जीवन की वर्किंग एज अगर 25 से 30-40 साल है, उसमें वो काम करता है, उसको सैलरी मिलती है, उसके बाद 30-40 साल की लेकिन मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया कि ये आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग है, ये इन्वेस्ट करता है, वो होता है, लेकिन बाद में नतीजा मना नहीं कर रहा ना, बाद में नतीजा निकला क्या? किसी को 2000 पेंशन मिल रही है, सोचिए आजकल दवाई के लिए खर्चा करना हो 2000-3000, उसमें क्या निकलेगा एक सरकारी कर्मचारी का? ठीक है अनिल, मैं दूसरा सवाल अनिल यादव से ले लेता हूं। अनिल जी, आप क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को पेंशन देना चाहिए, यही सवाल ले लेता हूं। अनिल जी, आपकी लड़ाई इस लेवल को लेकर है कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलनी चाहिए, और ये फॉर्मूला मैं कह रहा हूं कि हम इस डिबेट में दोनों पक्ष कर रहे हैं। आज किसी सरकारी कर्मचारी की, टीचर की, प्रोफेसर की सैलरी अगर 1 लाख है तो उसको पुरानी पेंशन के मुताबिक 50,000 पेंशन मिलेगी, लेकिन उन तमाम किसान का, दुकानदार का, छोटी फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर का, यह सवाल गोपाल जी भी उठा रहे हैं कि क्या वो पेंशन के अधिकार नहीं है? वो भी तो देश सेवा कर रहे हैं ना, सरकारी कर्मचारी ही तो नहीं देश सेवा कर रहे हैं। लड़ाई तो उनके लिए भी आपको लड़नी चाहिए। नहीं, ये हम कहाँ कह रहे हैं? हमारे कहने का मतलब ये है कि सरकार उनके लिए योजनाएं तो लाती है, विकलांग पेंशन योजना देती है, तमाम पेंशन योजनाएं क्रियान्वयन कराती है सरकार, इंप्लीमेंट कराती है, हम कर्मचारियों से ही तो कराती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप इसको बहुत गहराई से समझिए कि हम सरकार की तमाम योजनाओं, तमाम पेंशन वाली योजनाओं को जमीन पर वितरित कराते हैं, और हम खुद पेंशन विहीन लोग, हमारा दर्द कैसे लोग समझेंगे? हम ये कहाँ कह रहे हैं कि उन्हें नहीं सरकार दे रही, उन्हें सरकार तो दे ही रही है। कहीं जो है 5 किलो अनाज के रूप में दे रही है, कहीं पुरानी पेंशन के, कहीं तमाम जो पेंशन की स्कीम है, विकलांग पेंशन योजना, महिला पेंशन योजना, आप देखिए ना, सरकार नहीं दे रही है। और हम ये कह रहे हैं कि अभी गोपाल कृष्ण जी कह रहे थे कि एनपीएस जो है, एनपीएस हमारी एक स्कीम है, ये सही है, एनपीएस स्कीम है, पेंशन नहीं है। हम तो पेंशन की मांग कर रहे हैं। अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो विकल्प के रूप में रख दिए होते, कर्मचारी स्वेच्छा से पसंद करते। अगर उन्हें एनपीएस ज्यादा अच्छा लगता तो वो एनपीएस को चूज करते, पुरानी पेंशन को न चूज करते। अच्छी तरीके से पता है, पक्ष और विपक्ष दोनों को पता है कि पुरानी पेंशन कर्मचारी। ठीक है, अब 1 मिनट बचा है, मैं चाह रहा हूं कि 20-20 सेकंड में सब आखिर में अपना पक्ष रखें। ज्योति कुमार सिंह जी, जिस तरह के सवाल उठाए हैं, और ये आखिर में क्या इसे, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं तो ओबीसी का मुद्दा बहुत उठा रहे हैं, जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम इंडिया अलायंस का बड़ा मुद्दा होगा? बिल्कुल होगा। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का वो हर मुद्दा होगा जिससे कि इस देश के निर्माण में जितने लोग लगे, चाहे वो मजदूर हो, शिक्षक हो, चाहे वो हमारे महिला हो, चाहे हमारे सेना के लोग हो, उनके वेलफेयर के लिए, हर चीज के लिए आगे रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार उसी तरह जुमलों की सरकार है, जैसे कि अभी हाल में इन्होंने महिला आरक्षण देकर भी इन्होंने झूठ का गुब्बारा बनाया, जो कि कभी देना नहीं इनको 10 साल तक, और जिसे ओआरपीएस का। ठीक है संजय शराब जी, जवाब दीजिए। ओपीएस से एक बड़ा मुद्दा लेकर विपक्ष आपके सामने खड़ा होगा, किस तरह से जवाब देंगे? नहीं, देखिए, हम लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इनके बोलने से, इनके चलाने से पूरी आवाम को, पूरी दुनिया को पता है। पर्टिकुलरली 140 करोड़ लोगों के लिए काम किया जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। जो पेंशन के रिलेटेड इश्यूज है, उस पर प्रॉपर कमेटी बनी है, हम फिर से उसको रिपीट करेंगे। उस कमेटी के माध्यम से ये इनको भी बिठाया जाएगा, बोला जाएगा, इनके साथ भी जो इनके फेवर में होगा, हर एक काम करेंगे। लेकिन कपिश जी 20 सेकंड आपको। देखिए रवि जी, सीधी सी बात है, हमारा जो संविधान है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित हुआ है। हमको वेलफेयर स्कीम को लेकर के चलना है, व्यावसायीकरण नहीं करना है। मोदी जी ने पूरी तरीके से व्यावसायीकरण किया है। इंडिया की जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से पहले कैबिनेट के अंदर समस्त केंद्रीय कर्मचारियों को, शिक्षकों को, सबको बराबर से ओपीएस मिलेगा जो पहले उनको प्राप्त होता रहा। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। अब देखना यह है कि क्या ओपीएस मुद्दा 2024 लोकसभा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा? क्या सरकारी कर्मचारी इसे बड़ा मुद्दा बना भी पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। Powered by Lux Cozy Boys, दम है।